A very warm welcome, dear students. Today we will do the revision of current electricity. Revision means we have already done this chapter और इस चैप्टर को हम शॉर्ट में देखेंगे, सब पॉइंट्स है जो फटाफट एक बार गो थ्रू करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. ये चैप्टर शुरू होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, विच स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल दी करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. जब हम ये अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो कुछ कन्वेंशंस भी फॉलो करना पड़ता है. दैट इज the currents which are coming towards the junction, they should be taken as positive and the currents which are going away from the junction are taken as negative. ओके मैं इसमें रिपीटेशंस अवॉइड करूँगा बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमको सिर्फ रिवाइज करना है ये चैप्टर, तो आई विल अवॉइड रिपीटेशंस. फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी इस जंक्शन पी पे 6 करंट हैं, उसमें से I1, I3 और I4 आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. और आउटगोइंग करंट्स कौन से हैं देखो, जो अवे जा रहे हैं I5, I6, I2. तो जो जंक्शन के पास जाते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो जंक्शन से दूर जाते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं और सबको ऐड करके आंसर फिर जीरो आना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज़ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ. सो इफ़ आई यूज सो आई हैव रिटन द साइन कन्वेंशंस हियर. आई यूज द साइन कन्वेंशंस इन दिस केस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करूँ तो आंसर आएगा, देखो I1 टूवर्ड्स द जंक्शन है तो I1 ओके पॉजिटिव होगा, I2 दूर जा रहा है तो माइनस I2, I3 पास आ रहा है तो प्लस I3, जंक्शन के पास वाले करंट्स पॉजिटिव. I4 भी जंक्शन के पास जा रहा है तो I4 पॉजिटिव. I5 वाला करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो मैं लिखूंगा माइनस I5 और I6 वाला करंट भी दूर जा रहा है तो माइनस I6 और ये सब ऐड होके ज़ीरो होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ. दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स at any junction is always equal to zero, but while using the law you should use the convention. The convention is that the currents going towards the junction are taken as positive and the currents which are going away from the junction are taken as negative. ये convention follow करना ज़रूरी है. अच्छा, और एक बात याद रखना चाहिए, इस अगर फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो आंसर आएगा I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6. मतलब अगर एक बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी याद रख सकता है कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ये तीनों करंट इनकमिंग है, दैट शुड बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ आउटगोइंग करंट. ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखने का तरीका है, राइट. और अब हम लोग एक सम करते हैं इस पर ताकि प्रैक्टिस एकदम पक्की हो जाए. और ये सॉल्व प्रॉब्लम है. फिगर शोज द करंट्स इन द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द करंट एक्स. तो पहला जंक्शन ये है जिसको मैं हाईलाइट करके P नाम दूंगा और यहाँ पे और एक जंक्शन है जिसको मैं नाम दूंगा Q. ठीक है, अब ध्यान से देखो P पे क्या हो रहा है. P पे 17 एम्पियर आ रहा है और 3 एम्पियर जा रहा है. मतलब इनकमिंग कितना है 17 और आउटगोइंग कितना है 3, बट टोटल आउटगोइंग 17 होना चाहिए. तो ये जो I3 होगा आपका I3, मतलब अगर मैं P को यहाँ बना लूँ साइड में तो हो क्या रहा है देखो, 3 एम्पियर इज़ आउटगोइंग जिसको उन लोगों ने I2 बोला है और 17 एम्पियर इज़ इनकमिंग. बट वी नो दैट इनकमिंग और ये जो करंट है इस तरफ ये हमको दिया हुआ है I2, सॉरी दिस इज I3 दिया हुआ है I3. बट वी नो दैट इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग. तो अगर मैं इक्वेशन यूज़ करूँ इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का, तो इनकमिंग है 17 और आउटगोइंग है 3 प्लस I3. तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो I3 का आंसर आएगा 14 एम्पियर. सो I3 विल बी इक्वल टू 14 एम्पियर. तो इस तरह से I3 निकल आया. अब ये 14 एम्पियर यहाँ से C तक जाएगा. ये भी एक जंक्शन C है, आप ध्यान से देखना जंक्शन C पे क्या हो रहा है. ओके तो जंक्शन C पे क्या हो रहा है, जंक्शन C पे I4 अंदर आ रहा है, दैट इज़ 2 एम्पियर इज़ कमिंग इनसाइड. ओके और यहाँ से तो हम जानते हैं I3 आ रहा था, I3 मतलब 14 एम्पियर. तो यहाँ पे कितना करंट होगा, ठीक है वो सोच लेते हैं. ये I5 दिया हुआ है, दिस इज़ एट जंक्शन C. तो इफ़ यू सी एट जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट इज़ व्हाट 14 प्लस 2 दैट इज़ 16 और I5 आउटगोइंग है तो I5 भी 16 होना चाहिए. तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग मतलब 14 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू I5. तो इस तरह से I5 आएगा 16 एम्पियर. ठीक है, I5 विल बी इक्वल टू 16 एम्पियर. नेक्स्ट, अगर आप जंक्शन Q को देखो तो Q पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज़ Q और Q पे एक X करंट इस तरफ जा रहा है, दिस इज़ X, वी डोंट नो हाउ मच इट इज़, और एक 9 एम्पियर बाहर जा रहा है. ठीक है, और इनकमिंग हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने I5 था इनकमिंग और I5 था 16. तो इनकमिंग है 16
और आउटगोइंग है 9, ये 9 है, 19 मत पढ़ लेना इसको, 9, ये 9 प्लस x है, तो मैं लिखूंगा 16 इज इक्वल टू, दैट इज इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग 9 प्लस x. So I'll write here 16 is equal to 9 plus x. तो x होगा 7 एम्पियर, x होगा 7 एम्पियर. दिस इज द आंसर. ठीक है, इस तरह से ये KCL के सम्स बहुत आसानी से किए जा सकते हैं. और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज यूज्ड ओनली इन अ क्लोज्ड लूप. अगर लूप क्लोज्ड है तो ही आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हो. स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड potential difference मतलब IR and EMF in a closed loop is equal to 0, that is sigma IR plus sigma E equal to 0. और जैसे कि KCL में कुछ रूल्स थे वैसे यहाँ पे भी रूल्स है, मैं रूल्स आपको बता देता हूँ. इफ़ इन अ लूप, अगर कोई लूप है, इफ़ इन अ लूप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रेजिस्टर, रेजिस्टर के लिए अलग कन्वेंशन है और सेल के लिए अलग कन्वेंशन है. तो रेजिस्टर के लिए कन्वेंशन क्या है, देखो, अगर हम एक रेजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो IR नेगेटिव, और करंट के उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे लूप में तो IR पॉजिटिव लेंगे. और EMF के लिए, बैटरी के लिए अलग रूल है. बैटरी के लिए इफ़ वी आर मूविंग अक्रॉस अ सेल सच दैट, और इफ द लूप इज ट्रैवर्स्ड इन सच अ वे दैट वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, तो EMF पॉजिटिव होगा. एंड इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव तो EMF नेगेटिव होगा. तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं. ओके, दिस इज व्हाट इज KVL. KVL सेज दैट द स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका, कन्वेंशन आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि रेजिस्टर के लिए आपको IR पे ध्यान देना है और सेल के लिए आपको EMF E पे ध्यान देना है. तो IR विल बी नेगेटिव इफ यू आर ट्रैवर्सिंग द लूप इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट. IR विल बी पॉजिटिव इफ यू आर ट्रैवर्सिंग द लूप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट. और E के लिए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए तो नेगेटिव. ठीक है, तो ये सारे राइटअप पार्ट है हमारे बुक में. और अब हम लोग KVL यूज़ करें इस लूप में. सो लेट अस यूज़ KVL इन दिस लूप. अगर मैं इस लूप में KVL आपको यूज़ करके दिखाऊं, समझो इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट एरो से दिखा हुआ है, मैं एक लूप में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको KVL. समझो उस लूप का नाम है ABFGA. ABFGA. तो आप ध्यान से देखना, ऐसे जा रहे हैं हम लोग. तो A से B हम लोग करंट की डायरेक्शन में चले तो IR नेगेटिव लेंगे, मतलब -I1R1. ठीक है, अगर हम लोग B से F की तरफ चले, ओके, तो फिर हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर से IR नेगेटिव होगा, दैट इज -I3R5. ठीक है, I3R5. फिर हम लोग F to G अगर चले, F to G, तो F to G वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि F to G हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर एक बार IR नेगेटिव होगा, तो -I1R3. और फिर देखो ये G to A हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चले, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, राइट. EMF को पॉजिटिव लेंगे तो +E एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. ऐसे आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो KVL, फर्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में और बड़े वाले लूप में, करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू यूज़ KVL. और आगे बढ़ते हैं, एक सम देखते हैं. 2 batteries 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current in each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm. तो पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम. ये 7 वोल्ट बैटरी है, ये 13 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों मिलके 12 वोल्ट में करंट छोड़ रहे हैं. ओके, तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से अरेंज्ड है कि एक साथ में अरेंज्ड है और दोनों मिलके 12 ओम में करंट छोड़ रहे हैं. और ये इंटरनल रेजिस्टेंस में साइड में बना लेता हूँ यहाँ पे. तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है. ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मैंने रेड कलर से दिखाई है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं मतलब KVL यूज़ करेंगे. तो लेट अस अप्लाई KVL इन द लूप AEFBA, मतलब सबसे बड़े वाले लूप में, AE ये वाले लूप में AEFBA. अब A से E तो कोई है ही नहीं, A से E तक तो कोई नहीं है. E से F में अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टर है तो IR की बात होगी, और E से F मतलब हम ऐसे चल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो आंसर आएगा -12 ब्रैकेट में I1 + I2. करेक्ट है. और फिर यहाँ से यहाँ तक ना तो कोई रेजिस्टर है F से B में, ना कोई रेजिस्टर है ना कोई सेल है, तो उसको आप छोड़ दो.
यहाँ से जब आगे जाएंगे B2A की तरफ तो सबसे पहले ये रेजिस्टर आया और हम लोग सेम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I1 इंटू रेजिस्टर का वैल्यू 1 ओम है तो 1 आएगा -IR। और बैटरी के लिए अगर देखा जाए तो वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, एंड इफ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव देन EMF विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो +7 इक्वल टू 0। ऐसे करके आप 2 बार KVL यूज़ करो तो आपको 2 अननोन है I1 I2 उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर आपको क्या पूछा था, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, तो I1 I2 मिल गया। एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, तो 12 ओम में देखो करंट है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 12, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 प्लस I2 दैट इज द टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और ये सॉल्व प्रॉब्लम है गवर्नमेंट बुक का, तो मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपको I1 I2 मिल जाएगा। तो ये सॉल्व है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ बताया आपको कि KVL यूज़ कैसे करते हैं और कौन से टाइप के सम्स में यूज़ करते हैं। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स तो मैं ऑलरेडी सारे के सारे प्रॉब्लम्स करवा चुका हूँ, वो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे पहले से ही है, राइट। नो नो नॉट फॉर दिस चैप्टर, अभी भी डाला नहीं है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करते हैं थोड़े दिन में, डोंट वरी। बाकी सब चैप्टर के मैंने यूट्यूब पे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डाल दिए हैं ऑलरेडी, एक्सेप्ट दिस चैप्टर, राइट। नेक्स्ट व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसे है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q, R, S विच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ये 4 रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। और अगर व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब उसके रेजिस्टर्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0 डिफ्लेक्शन, अगर ऐसा होता है तो एक रिलेशन आता है P/Q इक्वल टू P/S इज इक्वल टू Q/R, ये अपॉन ये विल बी इक्वल टू Q/R। या मैं आपको बताऊं सीधा सीधा ऐसे याद रखना चाहिए कि सामने सामने वाले रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब P इंटू R इज इक्वल टू Q इंटू S। तो कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब रेजिस्टर्स के वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज किया गया है कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0 डिफ्लेक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। वो कंडीशन हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया कि P इंटू आर इक्वल टू Q इंटू एस, बुक में लिखा होगा P/Q इज इक्वल टू S/R या P/S इज इक्वल टू Q/R। देखते हैं। सो इफ द ब्रिज इज बैलेंस, तो ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो ऐसा लिखा हुआ है P/Q इज इक्वल टू S/R। और मैंने आपको बोला कि आप सीधा सीधा ऐसे याद रखो ना कि P इंटू आर इज इक्वल टू Q इंटू एस, वो ज़्यादा ईजी होगा और हमेशा करेक्ट आएगा उससे आंसर्स, राइट। अच्छा, अब ये आंसर आया कैसे, वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो गैल्वेनोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन। अब ये कंडीशन आता कैसे, बहुत सिंपल है। समझो बैटरी में से करंट निकला I और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, फिर यह I1 B पे जाके फिर डिवाइड हुआ। लेट अस से द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG, तो जो रिमेनिंग करंट है I1 माइनस IG दैट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस Q, ठीक है। अब आप KVL अप्लाई कर लो 2 बार, एक बार लूप ABDA में और एक बार लूप BCDB में। तो यहाँ पे देखो पहले लूप कौन से लूप में अप्लाई हुआ, ABDA, फिर कौन से लूप में अप्लाई हुआ, BCDB में, राइट। 2 बार KVL अप्लाई किया गया। और फिर कंडीशन क्या था बैलेंस में, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है, मतलब IG 0 होता है। सो इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड IG विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे IG 0 हो जाएगा, ये भी IG 0, ये IG भी 0। तो आपको 2 कंडीशंस आएंगे, ये इक्वेशंस मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से दिखेंगे। आप दोनों को डिवाइड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। सो अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स PQRS कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0 है। और ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, जब उसके अपोजिट रेजिस्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल होगी, ओके। या P/Q इक्वल टू S/R, दोनों का मतलब वही हुआ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, PR इज इक्वल टू QS। सो दिस इज 2 बार KVL यूज़ करना, पहले वाले लूप में और दूसरे वाले लूप में, और IG को 0 डाल देना, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है कि अगर ये चारों में से कोई 3 रेजिस्टेंस हमको पता है तो हम चौथा अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टर बी सेट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब ये Q है, इसका क्या वैल्यू रखें ताकि ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस XY। अक्रॉस XY मतलब B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
तो आप ध्यान से सुन लो, काफ़ी इजी सम है। देखो आपको क्या करना है कि क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि P सामने सामने वाले रेजिस्टर्स P इंटू 4.4 शुड बी इक्वल टू Q इंटू 300 ओम। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आंसर क्या आना चाहिए, P जो कि 1.36 है। आप स्टेप्स पूरा लिखना, आप रेजिस्टर्स को कोई नाम दे देना, PQRS कुछ नाम दे देना और मल्टीप्लाई कर लेना। लिखना कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इनका सामने सामने वाले रेजिस्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.36 इंटू उसके सामने वाला 4.4, सब किलो ओम में तो टेंशन नहीं है, शुड बी इक्वल टू, लेकिन ये किलो ओम में नहीं है तो इसको मैं 0.3 ओम किलो ओम लिखूंगा, ओके, इंटू Q। तो इस तरह से Q मिल जाएगा। ये सॉल्व है तो मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो आप देख सकते हो। इन्होंने क्या किया, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लिया, मैंने ओम को किलो ओम में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ ओके। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आएगी, दिस इज़ द आंसर 19.94 किलो ओम। अच्छा, अब पूछा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, तो वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जानते हो कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट भी कर देता तो कुछ करंट फ्लो नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी और बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू जीरो। गवर्नमेंट बुक ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आंसर लिख लेना, राइट। अब हम लोग मीटर ब्रिज की तरफ चलते हैं। द मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, ये आप डायग्राम देख लो, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग वायर विच इज फिक्स्ड ऑन 2 मेटल स्ट्रिप्स, एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप्स। ये दोनों मेटल स्ट्रिप पे वायर को फिक्स करते हैं। 1 मीटर का वायर होता है इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। और एक स्ट्रेट स्ट्रिप दोनों एल शेप्ड स्ट्रिप्स के बीच में होता है एंड यू ऑब्टेन 2 गैप्स, okay, the left gap and the right gap. In the left gap we keep the unknown resistance, in the right gap we keep the known resistance. और ये जो दोनों का कॉमन जंक्शन है that is connected to a galvanometer and a jockey, और that is connected, ये कॉमन जंक्शन है that is connected to a jockey through the galvanometer। ये आप याद रखना, ओके। ये कंस्ट्रक्शन में आपको इतना लिखना पड़ेगा। So this is what you should write in the construction, okay। After that ये काम कैसे करता है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है। नाउ व्हाट यू शुड डू इज जस्ट टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑब्टेन अ पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जॉकी को आप अलग अलग जगह पे टच करो और एक ऐसा पॉइंट डी ढूंढो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। और अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। देखो एक तो ये और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच ऑफ वायर और रेजिस्टेंस ऑफ डीबी, ये चार रेजिस्टेंस। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हो गया, लेकिन इधर रेजिस्टेंस के जगह पे वायर्स है। मतलब ये अननोन है, ये नोन है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ एडी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ डीबी। तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट x अपॉन r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DB। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई रो, तो पूरे वायर का थ्रू आउट सेम होगा। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वायर यूनिफॉर्म है। आई कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ AD एज व्हाट, रो लेंथ ऑफ AD Lx है अपॉन A डिवाइडेड बाय रो लेंथ ऑफ DB LR है, रो LR बाय A। क्योंकि वायर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, यूनिफॉर्म है, तो A कट जाएंगे, मटेरियल सेम है तो रो कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर आएगा x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR। क्योंकि ये 1 मीटर का वायर है तो इसका लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर। मतलब LX प्लस LR ऐड करके 100 सेंटीमीटर आएगा, तो LR होगा 100 माइनस LX। या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x बाय R इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो अगर मुझे LX ढूंढ लिया, लेंथ तो आराम से ढूंढ सकते हैं। देखो एक स्केल लगा होता है यहाँ पे, तो यू कैन इजीली मेजर द लेंथ। तो इसका फ़ायदा क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो रहा था कि एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले 3 पता होना चाहिए, ओके। यहाँ पे एक अननोन निकालने के लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई इन प्रैक्टिस व्हेनेवर वी वांट टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विल ऑलवेज यूज अ व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज एंड नॉट व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व अ सम। एक सम देखो, 2 रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 3 ओम
आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अच्छा, मतलब ये करंट मुझे ढूंढना है जब ब्रिज बैलेंस्ड है। एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ओके, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस 1.49 है, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, इस वायर का पूरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एंड इट्स डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर मतलब उसका रेडियस दिया है मुझे। तो मेरे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, मुझे रेजिस्टेंस ऑफ, मैं इस वायर को नाम दे देता हूँ AC, ठीक है। तो मुझे रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC पता है 1.49, मुझे उसकी डायमीटर पता है, ओके, और मुझे उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो ढूंढना है। एंड आई नो द डायमीटर मतलब रेडियस पता है, ओके। तो डायमीटर लिख लेता हूँ 0.12 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या, फाइंड द करंट थ्रू द सेल। अब इसको आप निकाल कर फेंक सकते हो गैल्वेनोमीटर को, उसका रीज़न सुन लो आप गैल्वेनोमीटर को इसलिए निकाल कर फेंक सकते हो बिकॉज ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड मतलब नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बोला हुआ है ना ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो आप लिख सकते हो कि ये 2 और 3, तो ये डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर रीड्रॉ कर दिया डायग्राम को तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर निकल गया बीच में से, और ये वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सेल। तो अब क्या हो गया देखो, ये 2 और 3 ऊपर सीरीज में आ गए, क्योंकि बीच में से गैल्वेनोमीटर निकाल दिया, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर में करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। तो ये 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। और ये इसके साथ में पैरेलल में है 1.49, ठीक है। तो ये सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया मुझे E पता है पहले से, तो करंट मिल जाएगा। करंट इज इक्वल टू E/R इफेक्टिव, जो भी आंसर आएगा इन दोनों का पैरेलल का, ओके। तो ये देखो करंट निकल गया, ये मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला 5 और नीचे वाला वायर पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, तो करंट आ गया, करंट थ्रू द सेल। अब देखो ये नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस दिया और लेंथ हम जानते हैं 1 मीटर, बिकॉज इट इज अ मीटर ब्रिज। तो L पता है, R पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा क्योंकि डायमीटर पता है। तो सीधा फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो यू यूज द फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए एंड यू विल गेट द आंसर। सो दैट इज हाउ, देखो L 1 मीटर है, ये रेडियस निकाल लिया यहाँ पे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द सम। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर देखते हैं क्या होता है। A potentiometer consists of a long wire, okay, which is around 4 meter to 10 meter long, okay, and it is used to measure the EMF, okay, it is used to measure the EMF। ये वोल्टमीटर का ही काम करता है एक्चुअली, बट एक्चुअली ये वोल्टमीटर से अच्छा होता है, यू नो दैट बिकॉज इट वर्क्स ऑन विच कंडीशन, नल पॉइंट मेथड। तो potentiometer is device which does not draw any current from the circuit. It is an ideal voltmeter. It is used for accurate measurement of potential difference. Principle देख लेते हैं, ओके। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये आप डायग्राम देख लो। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो व्हाट इज द करंट थ्रू द सेल, करंट विल बी इक्वल टू E टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल वायर, यहाँ से यहाँ तक जो भी वायर है इसका पूरा रेजिस्टेंस, okay, resistance of this whole wire divided by internal resistance of the cell. So current is equal to total EMF upon total resistance, and I want to find potential difference across wire. तो potential difference across wire will be current into resistance of the wire. तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब potential difference per unit length क्या होगा, divide the potential difference by length, तो दोनों तरफ L से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि VAB अपॉन L क्या हुआ, इट इज़ ER बाय L इंटू R प्लस R। अगर बैटरी सेम रही और वायर सेम रही तो कैपिटल R, E, स्मॉल r सब कांस्टेंट होंगे, तो VAB अपॉन L भी कांस्टेंट होगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट K। दैट मीन्स द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल रिमेन कांस्टेंट। So the ratio potential difference upon length of the wire is called as potential gradient K। अब और आगे बढ़ते हैं, लेट मी फाइंड आउट, ये डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ और आई विल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्मॉल पार्ट AC। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल पार्ट AC, देखो हर मीटर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब हर 1 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा K, 2 मीटर में 2K, 3 मीटर में 3K,
तो L मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा L के, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर विल बी इक्वल टू L के, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं आपको पोटेंशियोमीटर में वायर का लेंथ बता दूं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल लोगे। सिर्फ इतना करना, K टाइम्स द लेंथ इज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज K टाइम्स द लेंथ ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर किस किस काम आता है। पहले इट इज़ यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स। सेल्स को EMF कंपेयर करना मतलब ये पता करना कि कौन सा वाला सेल ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों सेल को, ये कनेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, सर्किट डायग्राम बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं, सी थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। देखो ये जो सेल्स है जिनको कंपेयर करना है E1 और E2, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स, और ये जो ड्राइवर सेल है, मेन सेल E जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेल है, उसकी पॉजिटिव टर्मिनल, सबकी पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, ये आप याद रखना। द नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू द गैल्वेनोमीटर। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल्स विच आर टू बी कंपेयर्ड इज कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले सिर्फ K1 को इंट्रोड्यूस, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते हैं, एंड वी फाइंड अ पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। समझो वो पॉइंट, लेट L1 बी द लेंथ ऑफ द वायर, ओके, बिटवीन द नल पॉइंट एंड द पॉइंट A। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस समझो L1 है, यही मान लेते हैं ना L1 है। लेट अस से L1 पे क्या हुआ कि मुझे ऐसा पॉइंट मिला, ये पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले सेल का EMF इज इक्वल टू नीचे वाले वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि E1 विल बी इक्वल टू व्हाट, E1 विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस, E1 का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो E2 तो पिक्चर में है ही नहीं, वो आप याद रखना, क्योंकि ये वाला प्लग की हमने अभी तक डाला ही नहीं है। वी हैव ओनली इंट्रोड्यूस्ड प्लग की K1। तो द पोटेंशियल डिफरेंस E1, द EMF ऑफ द सेल E1 विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इन अ पोटेंशियोमीटर इज K टाइम्स इट्स लेंथ। तो E1 आ गया KL1। ठीक है, ऐसे ही करके अब क्या करना है, K1 को आप निकाल दो और K2, प्लग की K2 को आप इंट्रोड्यूस कर दो, तो E2 सर्किट में आ जाएगा। अब सेम तरह से आप वापस एक्सपेरिमेंट करो, तो समझो आपको नया नल पॉइंट आया एट ए डिस्टेंस ऑफ L2, तो आपको आंसर आएगा E2 इक्वल टू KL2। ठीक है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 अपॉन, अगर डिवाइड करो तो K कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं EMF ऑफ द टू सेल्स, बट बाय अ डिफरेंट मेथड कॉल्ड एज सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, दोनों सेल्स को एक ही साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज द कनेक्शन विच यू हैव टू बाय हार्ट। ठीक है, ये डायग्राम आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट कीज K1 एंड K3 आर इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले कौन से आपको कीज लगाने हैं, K1 और K3 आर क्लोज्ड। तो K1 और K3 आर क्लोज्ड मतलब क्या करोगे आप, ये दोनों के बीच में जो था, ये इन दोनों के बीच वाला वो K1 है, तो आपने इसको बंद कर दिया, और ये दोनों टर्मिनल के बीच में 3 था तो इसको बंद कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कनेक्शन कैसे हो गया, कनेक्शन हो गया ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर नीचे जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको राइट करके ऐसे जाना है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो कनेक्शन ऐसे हो गया, ये E1 नेगेटिव टर्मिनल, फिर E2 ऐसे कनेक्शन होके, फिर वो आगे जाके गैल्वेनोमीटर, और फिर आगे जाके जॉकी, ऐसे हो गया कनेक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दैट मीन्स द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे असिस्ट ईच अदर। असिस्ट मतलब ये दोनों ऐड होंगे और तुम्हारा नेट EMF होगा E1 प्लस E2, नेट EMF होगा E1 प्लस E2। अब फिर से आपको वही सब करना है, टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड फाइंड अ पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। और समझो लेंथ उसका L1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके J तक, ये लेंथ से ये L1 है। तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि सेल का EMF दैट इज E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1,
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू के टाइम्स इट्स लेंथ, ठीक है, तो ये 1 हो गया। नाउ यू विल इंट्रोड्यूस 4 मतलब यहाँ पे ये वाला प्लग की और 2, मतलब अब कनेक्शन ऐसा हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो गए पॉइंट्स और ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो अगर आप चलो तो ऐसे चलोगे, देखो यहाँ से आप आगे बढ़ो, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर गैल्वेनोमीटर की तरफ। मतलब अब कनेक्शन कैसे हुआ देखो, अब कनेक्शंस कुछ ऐसे दिखेंगे, ये E1 है, दिस इज E1, दिस इज कनेक्टेड टू, देखो ऐसे ऊपर जाके ऐसे आया, अब तो इट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे E2. So now the cells are connected in such a way that they don't assist each other, rather they oppose each other. So what you should do now, वही repeat करो experiment, that is touch the jockey at various points and find a point, some point you know where the length is L2 and the galvanometer shows zero deflection. तो फिर एक बार अब क्या लिखोगे, देखो अब सेल का EMF has balanced the length L2, the potential difference on length L2, तो अब आप लिखोगे E1 minus E2 will be equal to potential difference across length L2 which is equal to KL2, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2, के कैंसिल, और अगर आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ करो तो आंसर आएगा E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ओके। तो ये फॉर्मूला आएगा आंसर में। सो इस ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ, और पहले वाले मेथड से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको 2 मेथड क्यों पढ़ाया जा रहा है, सिंपल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज हमको क्यों पढ़ाना है ये सब, राइट। हम तो एक ही मेथड पढ़ा देते, क्योंकि बच्चे को तो अल्टीमेटली यही सीखना था कि कंपेयर कैसे करते हैं ईएमएफ, तो या तो ये मेथड पढ़ लो या वो मेथड पढ़ लो, ठीक है। सो दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, एग्जाम में दोनों आते हैं इसलिए दोनों पढ़ाया जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सर्किट डायग्राम आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, सर्किट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो पहले तो ये प्लग की इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये प्लग की पिक्चर में नहीं है, आप इसको निकाल के रख दो, ठीक है। मतलब सर्किट में सिर्फ E1 है। फिर स्टार्ट कर लो एक्सपेरिमेंट। टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड फाइंड अ पॉइंट P वेयर द और फाइंड अ पॉइंट J वेयर द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो समझो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, ओके L1। मतलब मैं बोल सकता हूँ E1 ने क्या किया, E1 हैज़ बैलेंस्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाउ मच ऑफ लेंथ L1, या E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1। तो मैं लिख पाऊंगा कि E1 इज इक्वल टू KL1। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू K टाइम्स इट्स लेंथ। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करो, अभी इस प्लग की को इंसर्ट कर लेते हैं। सो याद रखना, इस प्लग की को इंसर्ट कर लेते हैं। प्लग की इज इंसर्टेड, K2 इज इंसर्टेड नाउ, K2 इज इंसर्टेड, K2 इज इंसर्टेड मतलब अब ये जो रेजिस्टर R है ये सेल के साथ पैरेलल कनेक्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, वही रिपीट करो आप फिर से एक बार। टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड फाइंड अ पॉइंट, लेट अस से एक नया पॉइंट आया यहाँ पे, एक पॉइंट आया यहाँ पे, ओके, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और समझो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का लेंथ जो है वो L2 है। तो अब मैं लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 अक्रॉस द सेल E1 इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज K टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा KL2। देखो हमको मालूम है फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। और अब तक क्या हो रहा था हमेशा कि सेल वॉज नॉट डिलीवरिंग एनी करंट व्हेन इट वाज बीइंग बैलेंस्ड। जब हम नल पॉइंट निकाल रहे थे तो सेल से करंट बाहर नहीं निकल रहा था। जिस भी सेल के लिए हम जिस भी सेल का EMF कंपेयर कर रहे थे उसमें से करंट नहीं निकल रहा था, तो I ज़ीरो था तो V इक्वल टू E लिख सकते थे। लेकिन अब हम इस केस में ऐसा नहीं लिख सकते। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज देखो ध्यान से सुनना, ये सब मैं रब कर देता हूँ। बिकॉज इवन दो दिस गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो तो सच है, लेकिन ये सर्किट में करंट फ्लो होगा। बिकॉज करंट फ्लो होने के लिए रास्ता है ना, करंट इसी सर्किट में फ्लो होगा, इस सर्किट में फ्लो होगा। और उस करंट की वैल्यू क्या होगी, उस करंट की वैल्यू होगी, पहले तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, E माइनस आई
इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस करंट की वैल्यू क्या होगी, देखो करंट की वैल्यू होगी E बाय आर प्लस आर, तो EMF अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू KL2। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए स्मॉल आर, अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर लूँगा तो क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 E1 बाय, नीचे E1 कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाय आर प्लस आर, ठीक है, विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। तो मेरे ख्याल से E1 कैंसिल, एंड व्हाट यू विल गेट हियर इज 1 बाय ब्रैकेट में आर प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्वल टू व्हाट, L1 बाय L2। तो ये कैंसिल, तो R प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2, या 1 प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो स्मॉल r का फॉर्मूला आएगा कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये वो सेल था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ढूंढना था। अब इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। कैपिटल R इज नथिंग बट, कैपिटल R क्या है, ध्यान से सुन लो, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस विच इज शंटेड अक्रॉस द सेल, जिसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेल के अक्रॉस। L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज ओपन, जब सेल के अक्रॉस कुछ कनेक्ट नहीं है। L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज शंटेड विद द रेजिस्टेंस R। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस का। एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकती है, कंपेयर द EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पे। लेट अस सॉल्व अ सम। In an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF 1.5, the balance point in the open cell condition मतलब ये L1 दिया हुआ है हमको, L1, और when a resistor of 9.5 ohm मतलब capital R is used in the external circuit, the balance point shifts to 64.8, मतलब ये L2 दिया है। मतलब जब सेल ओपन था तो बैलेंसिंग लेंथ था 76.3, और अब बैलेंसिंग लेंथ शंटिंग के बाद है 64.8। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। हाँ, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया R इज इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, L1 माइनस L2 बाई L2, राइट। तो इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो उसका तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, विच इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विच आर कट इन अ कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप में इसलिए कट करते हैं ताकि हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए मिले ताकि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल इन ऑल द सिचुएशंस, ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो पैरेलल इसलिए होना चाहिए ताकि हमको जो थीटा और आई का रिलेशन मिलता है वो लीनियर हो, करेक्ट है। तो ये गैल्वेनोमीटर की डिस्क्रिप्शन आपको याद रखनी है, और गैल्वेनोमीटर में कुछ खास बात याद नहीं रखनी है एक्सेप्ट दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका करंट रेंज काफ़ी कम होता है, मतलब थोड़े से ही करंट में ये ज़्यादा फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। दैट इज़ आई कैन से दैट द गैल्वेनोमीटर हैज़ अ स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी अबाउट 1 मिली एम्पियर। मतलब आप 1 मिली एम्पियर पास करोगे तो ही वो फुल डिफ्लेक्शन दे देगा, और उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम के आसपास होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए देखते हैं। सो हाउ डू यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर? इट इज़ वेरी इजी। पहली बात तो एमीटर की खास बात क्या होती है, देखो एमीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ओके, ताकि ओरिजिनल करंट को डिस्टर्ब ना कर दे, राइट। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे आपको टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। द मॉडिफिकेशंस आर, उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि अभी फिलहाल वो 1 मिली एम्पियर में ही पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा है, फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मैं 100 मिली एम्पियर कहाँ मेजर कर पाऊंगा उससे, राइट। तो इट्स करंट कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज्ड, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेजेस विच आर पॉसिबल इफ यू पास लार्ज करंट, एंड इट्स रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड। क्योंकि अगर एमीटर को देखो, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, अगर एमीटर का खुद का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो करंट को कम कर देगा, राइट। तो ये 3 चीज़ करना पड़ेगा आपको पहले। बिफोर यू यूज अ गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, यू हैव टू डू दिस 3 चेंजेस इन द गैल्वेनोमीटर। इट्स करंट कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज्ड, resistance should be decreased, and it must be protected from possible damages
विच आर पॉसिबल इफ़ यू पास लार्ज करंट्स। ये तीनों एक साथ अपने आप हो जाएगा इफ़ यू कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉल्ड एज शंट। मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को एकदम डिटेल में बताया, हमने वैल्यूज़ लेके सॉल्व किया होगा कि ये इतना वैल्यू का लेंगे तो क्या होगा, उतने वैल्यू का। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में हम किसी भी चीज़ में डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सब चीज़ों को छू के जाएंगे। याद रखना, रिवीजन का मतलब ही ऐसा होता है। अब इस शंट का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, ये हमारा ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ मैंने शंट कनेक्ट कर दिया। शंट मतलब एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो अब ये एमीटर बन गया। पहले ये IG तक मेजर कर सकता था, अब ये I तक मेजर कर सकते हैं। द टोटल करंट थ्रू द एमीटर इज I, बट आई विल सी टू इट दैट इसमें से IG के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब जब इधर से मैक्सिमम करंट I आएगा तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ IG जाएगा, और रिमेनिंग करंट जो भी है IS मतलब वही I माइनस IG है ना, दैट विल फ्लो थ्रू द शंट। और ये दोनों पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो मैं लिख सकता हूँ कि IG इंटू G विल बी इक्वल टू IS इंटू S। IG into G equal to IS into S. Potential difference across galvanometer equal to potential difference across shunt. IG into G will be equal to, देखो ये I है, ये IG है, तो ये बचा हुआ करंट IS जो है वो होना चाहिए I माइनस IG। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I माइनस IG, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, या टर्म्स को इधर उधर करके आंसर आएगा। शंट का फॉर्मूला आएगा, शंट इज इक्वल टू IG बाय I माइनस IG। शंट इज इक्वल टू IG बाय I माइनस IG। मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखें, S इज इक्वल टू G बाय N माइनस 1, ओके, वेयर N इज इक्वल टू I बाय IG। अब I क्या होता है? टोटल करंट मेजर्ड बाय द एमीटर, और IG क्या होता है? मैक्सिमम करंट विच द गैल्वेनोमीटर कैन मेजर विदाउट मॉडिफिकेशन। मतलब जो ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर जितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं उसको IG बोलते हैं, और I इज़ द फाइनल करंट विच इट कैन मेजर वंस इट बिकम्स एन एमीटर। तो ये अल्टीमेटली आप N के जगह पे I बाय IG डालोगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन आप याद रखना ये, राइट। और दो फॉर्मूला याद रखना कि टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, थोड़ा गैल्वेनोमीटर में गया, थोड़ा शंट में गया। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला S अपॉन S प्लस G, एंड फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द शंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला G अपॉन S प्लस G। ये दोनों आप याद रखना, आप अपने नोट्स चेक कर लेना, उसमें होगा ये डेरिवेशंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। डू अ सम बेस्ड ऑन दिस, लेट अस डू अ सम बेस्ड ऑन दिस। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, तो ये हमको G दिया हुआ है, कैपिटल G, और इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब जब ये ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर था तो ये IG है। What shunt resistance should be added so as to make it an ammeter to measure up till 10? मतलब लास्ट में एमीटर बनने के बाद ये इतना मेजर कर पाएगा I। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप ऐसे सम्स को कैसे करते हैं, S इक्वल टू G बाय N माइनस 1। तो आप पहले N निकाल लो। N कैसे निकालोगे? N इज़ I बाय IG। अब संभालना यहाँ पे, ये 10 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया, और ये 100 माइक्रो एम्पियर मतलब 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो गया। तो ये 1/10, राइट, ये -5, ये 100 आएगा आंसर। तो बस हो गया। G आप जानते हो ऑलरेडी, और N 100 है तो G बाय 99 मतलब 100/99 आएगा आंसर, राइट। देखते हैं गवर्नमेंट बुक में कैसे किया हुआ है। हाँ, 100/99 ऐसे ही किया हुआ है, सेम ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द शंट पूछा है। शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% ऑफ द टोटल करंट टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब देखो, जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा वो 20% ऑफ टोटल होना चाहिए, या मैं लिख सकता हूँ कि IG अपॉन I इज इक्वल टू 20%, दैट इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100, 1/5, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुका हूँ डायरेक्टली, दैट द फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज S अपॉन S प्लस G। तो आप सॉल्व कर लो इसको। 1/5 इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G, S अपॉन S प्लस 99, है ना। तो आंसर आएगा 4S इक्वल टू 99 शायद, राइट। हाँ, 4S इक्वल टू 99 आएगा, 24.75 आएगा, राइट। ये आंसर आना चाहिए, देखते हैं। यस, यही आंसर है। ओके, मैंने डायरेक्टली कर लिया फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके। नाउ हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो ये एक वोल्ट मीटर है, ये पूरा वोल्ट मीटर है, और ये
वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर। अभी ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आई विल कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल। तो वोल्टमीटर होता क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कुछ कनेक्ट कर लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज़। पहले तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ डू यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। तो आपको ये बताना रहेगा कि टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर द वोल्टेज कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज्ड। अब वो छोटे से ही करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर, तो ज़्यादा करंट तो वो ले नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑफकोर्स ज़्यादा करंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसकी वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर ये एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस में वोल्टमीटर लगा दूँ तो ऐसा ना हो जाए कि वोल्टमीटर ये मेन सर्किट का करंट है, मैं चाहता हूँ ये करंट यहाँ से ही फ्लो होना चाहिए। अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो खुद ही अपनी तरफ करंट डाइवर्ट कर लेगा, करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई, आइडियली इन्फिनिटी होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेजेस। आपको मैं एकदम डिटेल में थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ ये कि ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, ओके, वैल्यूज़ लेके पढ़ा चुका हूँ। आप अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी है। उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना है और इसकी वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ानी है, और ये तीनों काम एक झटके में हो सकते इफ़ यू कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस एक्स इन सीरीज़। और एक बात देखो, अब लेटस से ये करंट IG है ना, करंट IG से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू IG इंटू ये दोनों का रेजिस्टेंस, दैट इज़ X प्लस G। तो X का आंसर आएगा V बाय IG माइनस G, ये आप याद रखना। X का आंसर आएगा V बाय IG माइनस G। V इज़ द वोल्टेज विच इज़ टू बी फाइनली मेजर्ड, IG इज़ द करंट रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, एक सम है, आप सब कुछ जानते हो, आप G का वैल्यू जानते हो, आप IG की वैल्यू जानते हो, और आपको V भी दिया है, मतलब आपको इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है। सो यू हैव टू कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस, जिसको मैं RS लिखता हूँ, बुक में X लिखा हुआ है। फॉर्मूला है V बाई IG माइनस G। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो एक बार चेक कर ले, ओके। एक और सम है, अब ये सम मैं नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज ये सम में क्या है, देखो ये एक बार पढ़ लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, तो ये G हो गया। सो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट 4 मिली एम्पियर है, एंड व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एंड हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर टू मेजर 0.4 एंड वोल्टमीटर टू मेजर 0.5। मतलब दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके दिया। तो शंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, G बाय N माइनस 1 वेयर N इज़ I अपॉन IG, और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल X या RS निकालना है, उसका फॉर्मूला V बाय IG माइनस G। तो आप सोल्यूशन देख लेना, ओके, यू कैन ईजिली डू द प्रॉब्लम, करेक्ट है। तो आप फॉर्मूला, ये बुक में क्या लिखा है वो छोड़ो, आप फॉर्मूला सीधा ऐसे यूज़ कर लेना, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। शंट के लिए आप यूज़ करोगे फॉर्मूला G बाय N माइनस 1, और आप पहले N निकाल लेना, N इज़ इक्वल टू I बाय IG, ठीक है। तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। और वोल्टमीटर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, R या X जो भी आपको लिखना है, RS या X लिख देना, V बाय IG माइनस G। सीरीज रेजिस्टेंस है इसलिए RS लिखा जाता है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू रिवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब रिवीजन लेक्चर में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो आपको पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, फिर रिवीजन लेक्चर्स देखना चाहिए, तो आपको ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।